दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। आर यू एक्साइटेड? भाई एक बार दिखाओ भाई कैसे एक्साइट। बस इतना ही एनर्जी है। थैंक यू। कुछ भी बोलने से पहले सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे मनुष्य में जन्म दिया। दूसरा धन्यवाद मैं अपने माता पिता को, जिनकी अच्छे संस्कार के वजह से आज मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आज इस मुकाम को जो मैंने हासिल किया हूँ, अगर वो सब कुछ हो पाया है तो सबसे ज़्यादा धन्यवाद के पात्र हमारे मेंटर, हमारे गुरु, जो मेरे लिए एक समय साधारण व्यक्ति हुआ करते थे। मुझे लगता था कि एक साधारण व्यक्ति है जो मेरे पास आए हैं। मैं ज़रूर चाहूँगा कि उनके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। मिस्टर कुमार रविरंजन सर। और दूसरे हमारे मेंटर, जो कि हर पल हर वक्त जब भी मैंने घबराया, जब भी परेशानी आया, तो कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देते रहे, आगे बढ़ाते रहे। मैं जरूर चाहूंगा कि सर के लिए एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए। मिस्टर विपिन कुमार झा सर। तीसरे हमारे मेंटर, जो कि जब मैंने बिजनेस को शुरुआत किया था तो पहली बार मैं जहाँ पे काम करता था वहाँ पे सर आए थे और उनको देख करके मुझे लगा था कि भाई ऐसे व्यक्ति भी जब आगे बढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। तो जरूर मैं चाहूँगा कि सर के लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए। मिस्टर अजीत कुमार झा सर। और आज मैं बता दूं कि जब बिजनेस को शुरुआत करते हैं तो लोगों का एक ड्रीम लेवल होता है पहला, जो उस समय लीडर्स क्लब कहा जाता था और अभी ब्रोंज के नाम से जाना जाता है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, लक्की हूँ कि ऐसे महान शख्सियत के द्वारा वो रिकॉग्निशन लेने का मौका मिला, जिनको देखने के बाद मुझे लगा था यार कुछ भी हो जाए, जब सर डायमंड बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो आज हमारे बीच सर भी उपस्थित है, जो कि वो मुझे सम्मान दरभंगा में मिला था। मैं जरूर चाहूँगा कि एक जोरदार ताली सर के लिए भी होनी चाहिए। मिस्टर अजय पंडित सर। उसके बाद मैं राकेश सर का भी वीडियो देख करके, बड़ा सर साइलेंट मोड में रहते हैं, लेकिन सर की बात मैं क्या बताऊं, मतलब इनकी एक एक बात बहुत ही कीमती है। मैं जरूर चाहूँगा सर के लिए भी एक दमदार ताली होनी चाहिए। मिस्टर राकेश प्रसाद सर। और जिस जगह पे मैं काम करता था, साथ में मिल करके आगे बढ़ने का मौका मिला था। शुरुआत में साथ चल रहे थे। मैं जरूर चाहूँगा जहाँ पे एक साथ मिल करके काम किया करते थे, जो कि हिम्मत दिया करते थे, मिस्टर मुरारी कुमार ठाकुर सर। और जब मैं पहली बार दिशा ट्रेनिंग गया था
तो आज हम सभी के मेंटर, हम सभी के गुरु, जिनकी बातों को सुनने के बाद लगा था कि वाकई में 4 दिन का जो मैंने सेशन लिया था, तो उसी वक्त मैंने ठाना था कि कुछ भी हो जाए, ये 4 दिन सेशन के बाद मुझे पता चला था कि इंसान क्या होता है, और वो सीखने का मौका जो मिला था, हम सभी के गुरु, हम सभी के मेंटर मिस्टर सत्येंद्र प्रसाद सर, एक जोरदार ताली सर के लिए। और आज जिस मंच पे मैं खड़ा हूं, यहां पे मैं संतोष अग्रवाल सर का डायमंडशिप देखने आया था। तब लास्ट में हम सभी के महागुरु, हम सभी के मार्गदर्शन, हम सभी के दिलों पे राज करने वाले महान शख्सियत, जिनकी स्पीच मैंने लास्ट में सुना था, और लगभग 2-4 रो पीछे मैं इस तरफ बैठा हुआ था, और उसी समय मैंने मुट्ठी बांधा था। सर ने बताया था कि जो हॉल से बाहर गया वो घूमने के लिए आया था, और जो हॉल में भी बैठा है वो कंफर्म डायमंड होगा। और ये बात मैंने सुना था और मुट्ठी बांधा था कि कुछ भी हो जाए, मरने से पहले एक बार तो इस स्टेज पे सम्मानित जरूर होगा। और वो शख्सियत आज हम सभी के बीच उपस्थित हैं। मैं जरूर चाहूंगा कि अपने अपने स्थान पे एक बार खड़े होकर के हल्ला सीटी के साथ, जिनकी बातों को सुनने के बाद मैं यहां तक आज पहुंचा हूं, मिस्टर माधव कुमार सर। दोस्त, मेरा नाम पिंटू कुमार हुआ और मैं नवादा डिस्ट्रिक्ट बिहार से बिलोंग करता हूं। बचपन में हर कोई के मम्मी पापा, उनके टीचर जब पढ़ाई करवाते हैं तो बच्चों को एक ही बात बताते हैं, बेटा पढ़ाई लिखाई करो, एक नौकरी ले लेना, जिंदगी बदल जाएगी। ऐसा नो। तो दोस्त, मैं भी उसी सोसाइटी से हूं, उसी समाज में पला बढ़ा हूं। मुझे भी वही बात बताया गया था कि बेटा कुछ नहीं, पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी लग जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि नौकरी लगने के बाद होता क्या है, वो तो करने के बाद पता चलता है। मैं जॉब की तैयारी कर रहा था। 2006 में मुझे सीआरपीएफ का जॉब लगा था, लेकिन मैंने नहीं किया। उसके बाद रेलवे ग्रुप डी में हुआ, मैंने उसे भी छोड़ दिया। उसके बाद रेलवे ड्राइवर हुआ, मैंने उसे भी छोड़ दिया। फिर लोग बोलने लगे कि किसी को जॉब होता नहीं, अगर आपको मिल रहा है तो आप छोड़ते चले जा रहे हो, नहीं होगा तो आप रोड पे आ जाओगे। ये बात मुझे लगा कि बात तो सही है। लोग का जब एज एक्सपायर करता है तो लोग फिर से मैट्रिक का एग्जाम देते हैं, फिर से उसकी तैयारी करते हैं, कहीं ये हालत मेरा भी ना हो जाए। तो फिर मुझे मौका मिलता है 3/9/2011 को बिहार मिलिट्री पुलिस ज्वाइन करने को, जिसको मैंने ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने के बाद लगा कि अब मेरी जिंदगी बदल गया। लेकिन असली कहानी तो जॉब करने के बाद पता चलता है। जब वहां से सैलरी स्टार्ट हुआ तब जाकर के मुझे पता चला, जो मैंने बचपन में सपना देखा था, क्योंकि मैं जब स्कूल जाता था तो लोगों को देखता था, कोई बाइक से चल रहे हैं, कोई कार से चल रहे हैं, कोई बड़े बड़े बंगला मकान में रह रहे हैं, तो मुझे लगता था ये सब सारे लोग जॉब वाले होंगे। लेकिन जब जॉब कर लिया, जब वहां से सैलरी स्टार्ट हुआ, तब जाकर के पता चला कि मेरे पास ये सब संभव नहीं है। यहां से भी मेरी जिंदगी कंप्रोमाइज का ही चल सकता है, यहां से बहुत बड़ा कुछ होने वाला नहीं है। 4-5 साल जॉब का हो चुका था। मन में हमेशा एक विचार आता था कि मुझे कुछ और करना है, मुझे कुछ और करना है। लेकिन कुछ और करने के लिए इंसान के पास टाइम और मनी चाहिए। यस या नो? लेकिन मैं एक सिपाही था, मेरे पास दोनों नहीं था। क्योंकि सिपाही का जो ड्यूटी होता है 24 आवर के लिए, यस या नो? और सैलरी उसी हिसाब से मिलता है जिससे आप कंप्रोमाइज की जिंदगी जी सकते हैं।
तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, लेकिन मन में हमेशा होता था कि मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है। क्योंकि मैंने देखा है अपनी फैमिली को गरीबी में जीते हुए। जब मैं स्कूल में पढ़ाई करता था तो मैं जंगल से लकड़ी भी काट करके लाया करता था। जब 9th में मैं जब पढ़ता था तो उस समय जंगल से लकड़ी काट करके मैं लाया करता था। तो मुझे लगता था कि अगर ये जिंदगी अभी भी नहीं बदला तो मुझे नौकरी के अलावा कुछ करना होगा। लेकिन उसी बीच में मैं दरभंगा शहर में SBI बैंक गया था और वहां पे मुझे लोन की जरूरत था। मुझे लगा था कि मेरे मार्केट में एक ज़मीन था, दुकान वगैरह बनवा करके अगर वहाँ से किराए पे लगा देंगे तो कुछ किराया आ जाएगा प्लस सैलरी हो जाएगा। लेकिन वो दिन मेरे ज़िंदगी का बहुत ही अच्छा दिन था कि जिस बिजनेस में आज आप लोग ज्वाइन हैं या जो लोग ज्वाइन नहीं है, कितने ऐसे लोग हैं जो आज ज्वाइन नहीं है, बिना ज्वाइन है? कितने ऐसे लोग हैं, हाथ उठाएंगे? भाई चलिए, जो भी लोग हैं, जो लोग नहीं उठा रहे हैं, सोच रहे हैं पड़ोसी से काम चले, एक जोरदार ताली उनकी नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। मुझे भी वहां पे गलती से सुनने का मौका मिला था कि एक कंपनी है जिसमें एक प्रोडक्ट खरीदना है, 3 से 4 साल काम करोगे, डायमंड बन जाओगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगा और आप कमा सकते हो यहां से 8 लाख महीना। दोस्त, भरोसा नहीं हुआ। लेकिन फिर मन में सवाल आया कि आखिर जो व्यक्ति बता रहे हैं वो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, या जो लोग कर रहे हैं 5 साल से 10 साल से वो बुड़बक तो नहीं होंगे? किसी काम को अगर हम कर रहे हैं, अगर डेली का 1 रुपया का भी नुकसान हो रहा है तो कुछ दिन करके लोग छोड़ देगा। 5 से 10 साल नहीं करेंगे। एशियानो, तो मैंने वहां पे कई लोगों का फोटो देखा था कि ये डायमंड है, ये डायमंड है, तो मुझे लगा कुछ तो सच्चाई होगा। लेकिन फिर भी मन में सवाल था कि नहीं, पैसा डूब गया तो, पैसा फंस गया तो? एशियानो, ऐसा सवाल आता है। फिर लगा कि अगर मेरी जिंदगी से 8 से 10 हजार रुपये चला ही जाता है तो क्या होगा? अगर ये पैसा फंस गया तो क्या होगा? जो मैं पैसा दूंगा उसके बदले सामान मिल जाएगा, और मैं एक सिपाही हूं, सिपाही तो रहूंगा। एशियानो, उससे नीचे जाने को कोई चांस था क्या? और ये सोच करके मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन करने का निर्णय ले लिया कि कुछ भी हो जाए, चलो इस बिजनेस को मैं शुरुआत करता हूं। अगर बढ़िया हुआ तो इतिहास तो पक्का रचूंगा, और नहीं तो सिपाही तो रहूंगा। क्योंकि मेरी एक आदत है, बचपन से मैंने कभी आसान काम नहीं चुना। जिस काम को लोग बोलते हैं कि ये काम नहीं हो सकता, मैं उसी काम में हाथ लगाता हूं, वरना किसी में नहीं लगाता। क्योंकि आसान काम तो सारे लोग करते हैं, तो मुझे लगा कि सारे लोग इसमें इग्नोर करते हैं, तो चलो मैं इस बिजनेस को करूंगा। और 7,872 रुपया दे करके मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। उस समय 2 सूट लेंथ मुझे मिला था ग्रासिम का, जबकि मैं कोट पैंट कभी उससे पहले पहना नहीं था। मुझे कोट पैंट की जरूरत नहीं था, मुझे पैसे की जरूरत था, मान सम्मान की जरूरत था। तो मुझे लगा कि एक अनवांटेड सामान लेने से अगर पैसा आएगा, मान सम्मान मिलेगा, तो मैं पक्का इस बिजनेस को करूंगा। ज्वाइन करने के बाद काम करना शुरू किया। 7-8 महीना मैंने काम किया इस बिजनेस में। 7-8 महीने के बाद उस बीच में क्या होता है, शुरुआत जैसे ही किया, जब लोगों को बताना शुरू किया, फैमिली को बताना शुरू किया, तो सारे लोग बात को सुनते तो जरूर थे, लेकिन ज्वाइन कोई नहीं करते थे। मैं जब पहली बार डायमंडशिप देख करके गया था, हमारे गुरुजी रवि सर साथ में थे, और दिल्ली में हमारे दीदी और जीजाजी रहते हैं। मैंने पहली बार उनको जाकर के बताया कि भाई देखो, ऐसे ऐसे बिजनेस है, यहाँ से लोग को ज़िंदगी बदलता है। अब वो थे ठेकेदार साहब, अभी साथ में आए हुए हैं, हॉल में बैठे हुए हैं। तो सब कुछ सुने तो हमें लगा यार सर भी बता रहे, फिर भी इनको समझ में नहीं आ रहा। एक तो हम बता रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन ज्वाइन नहीं किए। जिनको भी बता रहे थे कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहे थे।
ऊपर से हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग थे वो तो भाई ऐसे मजाक उड़ाते थे, कहना नहीं। जैसे ही हम कैंप से निकलते थे इस बिजनेस को लेकर के, तो देखता था, देख करके मुस्कुराना शुरू। हमको लगा यार हो क्या गया ये लोग को। जैसे ही जा रहे थे तो लोग, अच्छा कंपनी का आदमी जा रहा है, अच्छा डायमंड साहब जा रहा है। हमको लगा गजब है यार, क्या हुआ ये लोग को। जैसे ही हम अपने रूम से निकलते थे तो कुछ लेडीज लोग ऊपर से छत पर से देख करके हंसना शुरू। शर्म लगता था यार क्यों हंस रहा है, मैंने ऐसा क्या काम कर दिया। लेकिन सर लोगों की जिंदगी को मैंने देखता था, वीडियो देखा था, मुझे लगता था कोई बात नहीं, आज हंस ले, एक दिन रुलाएंगे जरूर। क्योंकि मैं जिद्दी इंसान हूं, मैं रुका नहीं। लोग मजाक उड़ाते रहे, लोग बोलते रहे, फंस जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, डूब जाओगे, लेकिन मैं रुका नहीं, आगे बढ़ता चला गया, करता चला गया। 7-8 महीने के बाद मेरे पास एक साइकिल भी नहीं था। साइकिल मिला था ससुराल में तिलक में, वो भी मैंने अपने फ्रेंड के हाथों 600 रुपया में बेच दिया था। क्यों? मेरे पास पैसा नहीं था, काम करने के लिए मैं हिमाचल चला गया था और बेच करके वो भी खत्म हो गया था। और जब बीएमपी मैंने ज्वाइन किया था तो लगा था मुझे बाइक यहाँ से मिल जाएगा, बाइक खरीद लूंगा। लेकिन जैसे ही 1 तारीख आता था, मम्मी बेटा इतना पैसा इसको देना है, इतना पैसा इसको देना है। वो पहले भाई साहब फोन करते थे, भैया ट्यूशन वालों को इतना देना है। मतलब जो हम प्लान बनाते थे कि मुझे एक बाइक खरीदना है, उससे पहले घर वाले प्लान बना लेते थे कि इतना इतना पैसा मुझे लेना है। मेरा बाइक का प्लान खत्म। मुझे फिर लगता था चलो टीए मिल जाएगा तब खरीद लेंगे। तब तक किसी के घर में शादी हो जाता था, फिर वो उसमें चला जाता था, मतलब पैसा बच ही नहीं रहा था। लेकिन जब इस बिजनेस को 7-8 महीना मैंने किया, 7-8 महीने के बाद मैंने एक बाइक का ड्रीम बनाया था। लेकिन उसमें भी एक परेशानी हुआ, जो कि गुरुजी कहते हैं कि अगर आप ड्रीम बना लिए हैं, डेट सेट कर लिए हैं, तो निश्चित रूप से उस डेट में आपका वो बाइक या वो जो आपका ड्रीम पूरा होगा। लेकिन होता क्या है कि उस समय दुर्गा पूजा का समय था और धनतेरस के दिन मुझे बाइक खरीदना था और मैं ड्यूटी में था। उसी बीच कई लोगों को मैंने घर भेज दिया था कि भाई जो लोकल लोग हैं घर चले जाओ, मैं आपके बदले ड्यूटी कर लूँगा। मैं संतरी ड्यूटी में खड़ा था, मेरे भाई साहब को फ़ोन आता है कि भैया हो सके तो मुझे आप बचा लो। और इतना कहकर फ़ोन कट कर दिया। दूसरे का फ़ोन से फ़ोन आया था, फिर मैं फ़ोन लगा रहा तो मुझे कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा था। लेकिन ऐसा आभास हुआ कि शायद उनका कहीं एक्सीडेंट हुआ है। और मैं अपने मार्केट में फ़ोन वगैरह किया, लोगों को दौड़ाया तो पता चला ऐसे ऐसे बात है। फिर मैं तुरंत वहाँ से जब आया तो उनका पैर फ्रैक्चर कर चुका था। तो जो मैंने बाइक के लिए पैसा रखा था सिर्फ से कमा करके, वो पैसा भाई साहब में लग गया। अब उनका इलाज करवा करके जब मैं लौटता हूँ तो कुछ दिन बाद धनतेरस आ जाता है। अब मेरे पास पैसा नहीं है, अब मैं बाइक कैसे खरीदूं? तो मुझे लगा कि सारे लोग को मैं बोल दिया हूँ कि फलाने तारीख के मुझे बाइक लेना है, अगर नहीं लेंगे तो लोग बोलेंगे क्या, लोग सोचेंगे क्या कि ये लोग ऐसा ही बोलते हैं, मिलता नहीं है। तो मैंने सोचा था कि चलो ईएमआई पे ले लेंगे। लेकिन जब ईएमआई की बात आया तो जब मैंने शोरूम गया, शोरूम से बात किया कि भाई साहब ऐसे ऐसे मेरे साथ प्रॉब्लम है, क्या ईएमआई पे बाइक मिल जाएगा? बोला हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, आप आधार कार्ड लेके आना, चेक कैंसिल चेक लगेगा, हो जाएगा। जब धनतेरस के दिन मैं 9 बजे पहुंचता हूं शोरूम में, सारा चीज़ देता हूं तो बोलता है भाई साहब आपका आधार कार्ड नवादा जिला का है, दरभंगा का नहीं चलेगा, सॉरी दरभंगा का चाहिए, क्योंकि मैं दरभंगा से खरीद रहा था। बोला कि मेरे पास तो है नहीं वो। तो बोला नहीं होगा। अब मैं फिर से परेशान कि अब क्या होगा, अब तो लास्ट दिन है, अगर आज नहीं लिया तब तो दिक्कत हो जाएगा। फिर मैं वापस कैंपस आता हूँ और आने के बाद क्योंकि मैं ठान चुका था कि कुछ भी हो जाए, जैसे भी हो लूँगा तो आज ही। मैं 2 घंटे में
बाइक का पूरा पैसा व्यवस्था किया और जा करके फुल पेमेंट दे करके मैंने बाइक परचेज किया। थैंक यू। आगे बढ़ता चला गया। लोग सवाल करते थे पैसा आता है, पैसा आता है, मतलब काम के पीछे नहीं, लोग पैसे के पीछे भाग रहे थे, ये पैसा आ रहा है कि नहीं। तो जब 2 साल हुआ इस बिजनेस में तो हमारे डिपार्टमेंट के लोग भी परेशान करना शुरू किए। वो क्या, मैं अपना ड्यूटी के अलावा, मेरी जो ड्यूटी हुआ करता था सुबह 4:50 से लेकर के रात 8 बजे तक, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था। कई लोग बोलते हैं सर मेरे पास तो समय ही नहीं है, मैं इस बिजनेस को कैसे करूं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सिपाही जो होते हैं उनके अलावा कोई और लोग जो हैं उनसे उनके पास समय नहीं होता। 4:50 सुबह कई लोग सोए रहते हैं और 8 बजे रात तक ड्यूटी होती थी। उस बीच में मैं समय निकालता था। कब 4 से 5 जो समय होता था, या तो मैं उस समय खाना खाता या नाश्ता करता। शाम में खाना या नाश्ता मैं नहीं करता था। मुझे लगता था कि अगर आज मैं खाने के चक्कर में रहूंगा, आराम करने के चक्कर में रहूंगा, तो आज जो मेरी आदत है और इस आदत के वजह से जो आज मेरी ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी आने वाला समय भी रहेगा। और मैडम बोलती थी कि नाश्ता कर लीजिए, कुछ खा लीजिए। बोले नहीं, खाएंगे तो फिर मुझे आलस से आएगा। अपना यूनिफॉर्म खोलता था, सिविल कपड़ा पहनता था और मार्केट निकल जाते थे दरभंगा में, अनजान शहर में, अनजान लोगों से दोस्ती करने के लिए, क्योंकि मेरी जान पहचान के भी कोई लोग नहीं थे। और जाने के बाद वहाँ से फिर वापस रात में मैं आता था 7 बजे, क्योंकि मेरी गिनती होती थी रात में फिर। और गिनती देने के बाद फिर वापस रूम नहीं, मार्केट चला जाता था। फिर काम करके उधर से 11 बजे 12 बजे रात को आता था, तब तक पूरी एनर्जी खत्म हो जाता था। और ऊपर से दूसरी एनर्जी, मैडम गुस्से में रहती थी कि अभी तक आए नहीं है। अब जब आते थे तब खाना खा करके फिर सोते थे, फिर सुबह से वही काम शुरू। इस तरीके से करते चले गए। जब 2 साल हुआ था तो 2 साल के बाद मैं देखा कि हमारे डिपार्टमेंट वाले लोग स्टार्टिंग में मुझे वहाँ से पहले कमांडो ट्रेनिंग में भेज दिया कि ये लोग को गुप्त सूचना दिए कि ये जो है ड्यूटी के अलावा दूसरा काम करते हैं। तो वो मुझे वहाँ भेज दिए बनारस। मैं वहाँ से जब आया फिर मैं काम करना शुरू किया। फिर जो है वहाँ से मुझे बेगूसराय भेज दिया, मैं वहाँ टीम बनाना शुरू किया। फिर वहाँ से लखीसराय भेज दिया, मैं वहाँ टीम बनाना शुरू किया। मतलब जब जब जहाँ जा रहे थे लोग परेशान कर करके ट्रांसफ़र करते जा रहे थे। मुझे लगा अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब लगता है नौकरी छोड़ना ही पड़ेगा। मैंने गुरुजी से सिल्वर लेवल पे ही बात किया था कि सर मुझे नौकरी छोड़ना है, मुझे अब नहीं करना है। सर बार बार रोक दे रहे थे, बार बार रोक दे रहे थे। इसी बीच में मैं लखीसराय बसुआ चक एक पोस्ट है, मैं वहाँ पे जाकर ड्यूटी कर रहा था और वॉलीबॉल खेल रहा था। और उस वक्त बीएमपी का जो सैलरी था 7th पे लगने के बाद 29 से 30 हज़ार हो गया था और सेफ सबसे 50 से 60 हज़ार महीना आ रहा था। तभी मैंने एक डिसीजन लिया था कि मुझे अगर मैं 4 से 5 साल शेपशप करता हूँ तो, या 60 साल तक जॉब करता हूँ तो मेरी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ता है। तो मुझे लगा कि अगर मैं 60 साल की उम्र तक जॉब करता हूँ तो मैं हवलदार बन करके रिटायर कर जाऊँगा, जमेदार बन के रिटायर कर जाऊँगा, सूबेदार बन के रिटायर कर जाऊँगा। और जैसी लाइफ आज उनकी है आने वाला समय मेरा भी होगा। क्योंकि 19 और 20 होता है उसी के आसपास में, क्योंकि सैलरी बढ़ रहा है तो महंगाई भी बढ़ता है। यशानो। लेकिन मैं जब इधर देखा कि 3 से 4 साल करके जब कोई डायमंड बनते हैं तो उनका मान सम्मान, उनका लाइफ स्टाइल, उनका सब कुछ बदल जाता है। तो बेहतर वो होगा कि 4 साल में रिटायर कर जाएंगे। और 28 दिसंबर 2017 को उसी समय मैंने गुरुजी रवि सर, विपिन झा सर से बात की कि सर अब मुझे नौकरी नहीं करना। उस वक्त भी सर रोकना चाह रहे थे, बोले कि सर आप अगर आज रोकेंगे भी तो मैं रुकूंगा नहीं। मैंने सारा बोरिया बिस्तर बांध लिया है, मैंने निर्णय कर लिया है मुझे जॉब को छोड़ना है।
और 28 दिसंबर 2017 को उस जॉब को, जिस जॉब को पाने के लिए लोग मेहनत करते हैं, लोग पैसे लेकर के भी बैग में घूमते हैं कि चलो 2-4 लाख देने के बाद भी हो जाएगा तो मैं कर लूंगा, लेकिन मैंने उस जॉब को 28 दिसंबर 2017 को बाय बाय टाटा कर दिया। नहीं करनी नौकरी। जब मैं नौकरी छोड़ करके आया तो हमारे रिश्तेदार, पड़ोसी सब लोग समझाना शुरू किए, पागल हो गए हो, बहुत सारे लोग कंपनी में काम किया है, सब लोग बर्बाद हो जाते हैं, फंस जाते हैं, ये सब कुछ चलता नहीं है। मेरे मम्मी पापा को जाकर के लोग समझाते थे, मजाक उड़ाते थे। मम्मी बोलती थी बेटा लोग ऐसे बोल रहे, कोई बात नहीं, आज हंस लेने दो, एक दिन तुम हंसोगे और उसका चेहरा झुका रहेगा। और नौकरी छोड़ने के बाद काम करना शुरू किया, आगे बढ़ता चला गया। जहां मैंने कभी सपना भी नहीं सोचा था कि मेरे पास भी चढ़ने के लिए कार होगा, मैं भी कभी कार से चल पाऊंगा। क्योंकि गुरुजी हमारे रवि सर जब भी हमारे कैंप में आते थे तो जब ये कार से आते थे तो मैं इनके कार को घूम करके देखता था कि सर ये कार क्या मेरे पास भी आ जाएगा? बोलते अरे बिल्कुल आएगा, बढ़िया वाला आएगा। हम बोले सर नहीं, ये तो संभव ही नहीं है, ये इतना महंगा कार संभव ही नहीं है। लेकिन मुझे भी यकीन नहीं था कि मेरे पास भी कार होगा। इसी बिजनेस के माध्यम से 14 मई 2018 को Hyundai की टॉप मॉडल i20 एक्टिव जो मैंने कार लिया तो मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मैं भी, ये मेरा कार है। आज मैं उस कार से चलता हूं। आगे बढ़ता गया। थैंक यू। उसी बीच में मैंने अपने, कई लोग अपने बच्चों को मना करते हैं, अपने भाई को मना करते हैं कि देखो पढ़ाई करो। ये लोग बिजनेस वो करते हैं जो लोग नौकरी वगैरह नहीं कर पाते हैं, जिनको कुछ नहीं होता ना, वो करते हैं। लेकिन आज एक मैसेज जरूर मैं देना चाहूँगा कि अभी सिंटू जी का भी स्पीच आप लोग सुने होंगे। वो पढ़ाई कर रहे थे, बीएससी पार्ट 1 में थे, तो मुझे इस बिजनेस पे भरोसा हो चुका था कि यहाँ से ज़िंदगी बदलती है। तो मुझे लगा था कि नहीं, कुछ भी हो जाए, अगर मैं डायमंड बन गया और अपने भाई को नहीं बनाया तो बोलेंगे कि चलो भाई स्वार्थी हैं। मुझे लगा नहीं, उनको भी बनाऊंगा। और दरभंगा बुला करके मैंने उनको भी प्लान दिखाया था और मैंने उनसे सवाल किया था कि भाई साहब क्या करना है? बोले कि भैया नौकरी। मुझे थोड़ा सा उस वक्त हंसी भी आया कि अच्छा, बड़े भाई नौकरी कर रहा है तो छोटे भाई भी तो वही सोचेंगे। मैंने उनसे बोला कोई बात नहीं, तुम नौकरी करना, लेकिन 2-4 सवाल का सही सही जवाब दे देना, उसके बाद जो करना वो करना। बोला ठीक। मैंने बोला कि कितने दिन में नौकरी हो जाएगा? बोले भैया 4 से 5 साल तो लगेगा, अभी ग्रेजुएशन भी फाइनल नहीं हुआ। बोले ठीक है। हम बोले कि चलो 4 से 5 साल नहीं, मान लेते तुम्हें 4 साल में जॉब लग जाती है। यहां भी 4 साल का कैरियर है, मेहनत वहां भी करना, मेहनत यहां भी करना, यस या नो? लेकिन 4 से 5 साल अगर तुम जॉब में मेहनत करते हो, कमाते कितना हो? बोले भैया पैसा तो आप ही को देना होगा, पैसा आप ही को देना होगा। हम बोले अगर 4 से 5 साल यहां तैयारी करते हो तो आप यहां डायमंड बनते बनते 50 लाख कमा लेते हो। देखा, कभी नहीं देखा कि हाँ ये चीज हमसे नहीं हो सकता है, या मैं रुक जाऊं, या मैं नहीं कर सकता हूं। मैंने कभी भी इस बिजनेस पे और अपलाइन पे कभी शक नहीं किया। मैं आपको बता दूं, अगर आपको भी डायमंड बनना है तो एक ही चीज, खुद के भरोसे पे चलना पड़ेगा। यस या नो? क्योंकि मुझे पता था कि इस बिजनेस में अगर हमें आगे बढ़ना है तो किसी के भरोसे पे अगर चलेंगे तो उनके अनुसार काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर खुद के भरोसे पे चलेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें डायमंड बनने से नहीं रोक सकता। और मैं खुद के भरोसे पे चला। सारे लोग मुझे मना किए, फैमिली से, चाहे पड़ोसी, दोस्त, कोई साथ नहीं दिए थे शुरुआत में। लेकिन
मैं अकेले चलने का कमिटमेंट कर लिया था और आज आप सभी के बीच मैं डायमंड बना। ये अगर सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है तो आज इस हॉल में या जो लोग नहीं आ पाए हैं, प्यारी सी टीम जिनकी मेहनत की वजह से, अथक परिश्रम की वजह से आज इस स्टेज पे मैं आया हूं, तो मैं जरूर चाहूंगा कि आज पूरी टीम के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। तो लोग बहुत कुछ होता है, वो मूर्ति पत्थर का ही होता है, एशियानो, लेकिन वो पत्थर उससे पहले खुद को कट करता है, खुद को परेशानी में जो होता है उसको झेलता है, झेलने के बाद उसकी पूजा होता है, एशियानो। तो क्या लगता है कि जब मैं इस बिजनेस को शुरुआत किया होऊंगा तो उस वक्त मुझे लोग सम्मान करते होंगे, मुझे लोग रिस्पेक्ट देते होंगे, जिनके पास जाते होंगे ज्वाइन कर जाते होंगे? बिल्कुल नहीं। मेरे साथ भी वही परेशानी आता था जो आज आपके साथ आ रहा होगा, लेकिन बस मैंने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, तो एक दिन उस स्टेज पे पहुंचूंगा जरूर। अगर रुक गया, पीछे मुड़ गया, तो शायद जितना सफर मुझे इतना दूर आने में लगा है, वापस जाने में भी उतना ही समय लगेगा। तो मैंने रुका नहीं, आगे बढ़ता चला गया, काम करता चला गया। और एक मैसेज अक्सर मैं लोगों को देता हूं, हमेशा बताता हूं कि लोग कई बोलते हैं मैं नेगेटिव हो गया, फलाने व्यक्ति नेगेटिव हो गए, 2 महीने काम किए, 6 महीने काम किए, 8 महीने काम किए और बोलते हैं नेगेटिव हो गए, बिजनेस को छोड़ जाते हैं। लेकिन शुरू से लेकर के अभी तक मैंने कभी नेगेटिव हुआ नहीं, और मैंने कभी ये सोचा नहीं कि मुझसे ये बिजनेस नहीं हो सकता है। क्योंकि एक मैसेज मैं जरूर बताता हूं कि दुनिया में कोई ऐसा मच्छर नहीं बना है जो मुझे काट ले और मलेरिया हो जाए, हो ही नहीं सकता है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो मुझे नेगेटिव कर दे, मैं नेगेटिव हो जाऊंगा, कभी नहीं हो सकता है। बहुत सारे कंपनी वाले, बहुत सारे बिजनेस वाले प्रलोभन दिए, मुझे दूसरी कंपनी में जाने के लिए लालच दिए, लेकिन मैंने पीछे मुड़ करके कभी नहीं देखा। वो लोग बहुत प्रयास किए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं काम करता चला गया कि नहीं, अगर मुझे पानी चाहिए तो हर जगह, हर पृथ्वी के पास, पृथ्वी के नीचे पानी है, बस अंतर इतना ही होता है, थोड़ा बहुत परत कहीं मोटा कहीं पतला होता है, लेकिन पानी निकलेगा अगर एक जगह हम गड्ढा खोदेंगे तो। एशियानो। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि अच्छा कुछ दिन यहां कर लेते हैं, कुछ दिन वहां कर लेते हैं, यानी 10 जगह 10-10 फीट जो है गड्ढा खते, पानी कहीं नहीं निकला। अगर वही एक जगह गड्ढा खत्ते रहे, हो सकता है 10 फीट में नहीं निकला, हो सकता है 20 फीट में नहीं निकला, 30 फीट में नहीं निकला, 40 में नहीं निकला, लेकिन 100 पे जाएंगे तो इस बात की गारंटी है पानी निकलेगा। यस या नो? अगर हमें डायमंड बनना है तो एक जगह टिकना पड़ेगा, एक जगह लगना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा। यस या नो? क्योंकि एक समय की बात है, चंद्रगुप्त मौर्य एक सपना देखे थे, ड्रीम था उनका कि मुझे भारत का सम्राट बनना है। यस या नो? आप सभी का भी सपना होगा क्या? डायमंड बनना पक्का? उनका भी सपना था, लेकिन उसी बीच उनको दुर्धरा, धनानंद की पुत्री दुर्धरा से प्यार हो जाता है। तो उनके भी एक गुरु थे, चाणक्य। चाणक्य को जब ये बात पता चला तो चंद्रगुप्त मौर्य को बोले कि चंद्रगुप्त मौर्य, अगर आपको भारत का सम्राट बनना है तो इन सारी चीजों को त्याग करना पड़ेगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने
मुस्कुरा करके जवाब दिए कि आचार्य जी, अगर भारत का सम्राट बनने के लिए इतना त्याग, इतना बलिदान नहीं देना पड़ता तो क्या होता? बोले तब तो फिर हर व्यक्ति भारत का सम्राट होते। एशियानो, अगर डायमंड बनने में लोगों की ताने सुनना नहीं पड़ता, लोगों की बेइज्जती सहना नहीं पड़ता, लोगों को छोड़ना नहीं पड़ता, तो हर व्यक्ति ज्वाइन करते ही डायमंड बन जाते। एशियानो, तो अगर डायमंड बनना है तो त्याग करना पड़ेगा, करेंगे? विश्वास करें दोस्तों, इन 4 सालों में शादी, छठी या कोई भी सेलिब्रेशन होता था, जब मेरे पास इनविटेशन पहुंचता था, मैं बोलता जरूर था कि ठीक है मैं आऊंगा, लेकिन मैं पहुंचता नहीं था। फिर बाद में मैं कोई लॉजिक देता था, कुछ कारण बताता था कि ये वजह से मैं नहीं आ पाया। लोग नाराज होते थे, लोग मायूस होते थे कि भाई क्यों नहीं आए, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं वहां चला जाता तो शायद ऐसा नहीं कि अगर मैं उस जगह पे नहीं गया तो उनकी शादी रुक गया, उनकी छठी जो है रुक गया। एशियानो, लेकिन अगर मैं इस बिजनेस में काम नहीं करूंगा तो शायद मैं डायमंड बनने से रुक सकता हूं। एशियानो, हाँ, उस जगह मुझे जाना बहुत जरूरी होता था जिस जगह पे मेरे बगैर वो काम रुक रहा है, लेकिन मेरे बगैर जो काम नहीं रुक रहा था उस जगह पे मैंने इस 4 सालों में नहीं। मैं जब दरभंगा से छुट्टी आता था तो मैं नवादा शहर रुक करके इस बिजनेस को करता था। मम्मी बोलती थी बेटा घर नहीं आना, हम बोले जी आएंगे, लेकिन कभी गया भी 1 घंटे के लिए, रात नहीं बिताता था। ये लॉकडाउन में मैं रह लिया था, लेकिन मैं कभी भी घर पे रुकता नहीं था, टिकता नहीं था, या तो दरभंगा शहर या तो नवादा शहर में रह करके उस छुट्टी को बिताता था और काम करते चला गया और आगे बढ़ता चला गया। मैंने कोई भी फंक्शन या पार्टी में जब भी कोई बात आती थी कि नहीं जाना है, तो या तो मम्मी पापा को भेज देते थे या तो मैडम को भेज देते थे, लेकिन मैं वहाँ पे शामिल नहीं होता था, क्योंकि मुझे लगता अगर मैं वहाँ गया तो जो मैं टीम को बताता हूँ कि अगर इन सारी चीज़ों को त्याग करेंगे तो आप डायमंड बन जाएंगे, और मैं करूँगा तो वो भी पीछे पीछे करेंगे। और मैंने उस चीज़ को त्याग किया, जिसका देन है कि आज मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज मैं क्या बताऊं, आज तो गुरुजी से मुझे भी कुछ सीखने की बारी है। आज हम सभी के मेंटर, हम सभी के आदर्श यहाँ पे उपस्थित हैं, जिनकी वजह से, जिनकी वाणी को सुन करके मैंने भी इसी हॉल में निर्णय लिया था, मुट्ठी बांधा था कि कुछ भी हो जाए मैं भी एक बार डायमंड बन करके इस स्टेज पे आया था। तो आज वैसे मेंटर, वैसे महागुरु को सुनना चाहेंगे? तो अपनी वाणी को मैं यहाँ पे विराम देने से पहले एक बार आप लोगों से कमिटमेंट जरूर लेना चाहूँगा। करेंगे? क्या आप डायमंड बनना चाहते हैं? पक्का? पक्का? तो चलिए मेरे साथ आज कमिटमेंट करेंगे। करेंगे? I am हम नहीं रुकेंगे, हम नहीं रुकेंगे। And go